नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। लक्सर में बीजेपी महिला मोर्चा की नई कार्यकारिणी की परिचय बैठक आयोजित की गई। बैठक में लक्सर विधायक और मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने अनुशासित रहते हुए सरकार के साथ साथ संगठन हित में काम करने के लिए कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए। लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने कहा कि भारत में नारी को देवी मानकर उसकी पूजा करने की संस्कृति रही है, इसलिए महिलाओं का सम्मान जरूरी है। महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष रीता चमोली ने कहा कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहां हमेशा सुख व संपन्नता आती है। उन्होंने आने वाली पीढ़ी को शिक्षा के साथ ही संस्कार देने का भी संदेश दिया और साथ ही महिला मोर्चा की लक्सर नगर अध्यक्ष अनीता राजपूत ने कार्यकारिणी की घोषणा की। से जुड़े हुए हैं और जिसमें हम लोग जाके वक्त पे जब हम चुनाव हमारे आते हैं तो हम लोग वहाँ पे बहनों के संग जाके मीटिंग लेते हैं, तो वहाँ की बहनें भी हमारे पूरा सहयोग करती हैं। जैसे आपने देखा कि आज सारी बहनें हमारे कहने पे यहाँ पे एकत्रित हुई हैं, है ना। उसी तरीके से भाई साहब चुनाव के टाइम पे भी सारी बहनें हमारे सहयोग करती हैं। इसी के साथ हम लोगों ने बहुत बड़ी अपनी महिलाओं की टीम करी है। पूरा विश्वास है इन बहनों पर कि हमारा पूरा सहयोग करेंगी। नमस्कार, आज हम लोग यहाँ पे लक्सर में आए हैं, लक्सर विधानसभा में, जिसमें लक्सर नगर और लक्सर ग्रामीण की मंडल कार्यकारिणी का हमने विस्तार किया है, जिसमें हमने महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष और मीडिया प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। और हम इन सब से इनको मैं बधाई देने आई हूँ, शुभकामनाएं देने आई हूँ और इनसे यही आशा करती हूँ कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये घर घर जाकर पार्टी की रीति नीति पहुँचाएंगी और पार्टी को मजबूत करेंगी। महिला सशक्तिकरण का जमाना चल रहा है। महिलाएं माँ भी है, बहन भी है, पत्नी के रूप में भी, और इनके बिना कोई उद्धार नहीं हो सकता। मैं नमन करता हूँ। उत्तराखंड सरकार महाकुंभ को लेकर अपनी तैयारियों में लगी हुई है। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस कुंभ कार्यों में हो रही देरी को लेकर सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि 2021 में हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन किया जाना है, लेकिन सरकार जो राज्य सरकार है इसको सुव्यवस्थित करने में नाकामयाब साबित हो रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से कुंभ में दी जाने वाली जो राशि है उसमें भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है और इस बात के प्रमाण केंद्रीय मंत्री ने कुंभ के कार्यों में हो रहे घोटाले और प्रतिक्रिया देते हुए दिए हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब केंद्रीय मंत्री ही कुंभ के कार्यों में संतुष्ट ना हो तो आम जनता किस प्रकार यहां संतुष्ट हो पाएगी। महाकुंभ जो है वो देश का नहीं बल्कि पूरे विश्व का एक त्योहार है और पूरे विश्व से लोग जो है महाकुंभ में प्रतिभाग करने का काम करते हैं। और कुंभ के लिए जो अनुमानित धनराशि थी वो लगभग 4,800 करोड़ की थी। वर्तमान समय तक पहले 800 करोड़ उसमें जो है स्वीकृत हुआ, 100 करोड़ के करीबन जो है कल स्वीकृत है, यानी 900 करोड़ रुपया सरकार ने दिया है। और इस 900 करोड़ में भी जो है भ्रष्टाचार हो रहा है। ये आरोप हमने नहीं लगाए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री ने लगाए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इस महाकुंभ को जो है पूरा किया जा सकता है। जब 900 करोड़ में भ्रष्टाचार हो रहा है तो अंदाजा लगा लीजिए। मुझे नहीं लगता, जो हरिद्वार में देख करके स्थितियाँ हमने देखी, कि ये सरकार जो है कार्य पूरे करा पाएगी और सफल कुंभ का जो है वो आयोजन कर पाएगी। संत समाज ने भी जो है सरकार की कार्यप्रणाली पर जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र सिंह यादव के निर्देश अनुसार नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की मासिक बैठक पार्टी कार्यालय में संपन्न हुई और बैठक में सर्वप्रथम 2 मिनट का मौन रखकर पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने समस्त बूथों की मजबूती पर चर्चा करते हुए बूथों पर सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने का प्रस्ताव पास कर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी घर घर जाकर केंद्र व प्रदेश की जन विरोधी भाजपा सरकार के विकास विरोधी रोजगार नीतियों से जनता को अवगत कराएगी और साथ ही कांग्रेस किसानों की लड़ाई लड़ेगी और मजबूती से कांग्रेस यहां चुनाव लड़ेगी। इसके लिए भी रणनीति बैठकों में बनाई जाएगी। और आज जो ये बैठक बुलाई गई है, अब ये बैठक हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बैठकें हर महीने की जाए और जो हमारा संगठन है उसको एकत्रित करके संगठन को लोगों को दायित्व दिए जाएं कि कैसे कैसे वो बूथों पे जाके लोगों को मजबूत करेंगे
और कांग्रेस की जो मैसेज है, जो हमारा संदेश है, जो किसान आंदोलन है, जो काले कानून हैं, जो नोटबंदी की गई थी या जो जीएसटी लागू की गई थी, इसके प्रति लोगों को जाके घर घर वो बताएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री जो है उनका निधन हो गया है, तो उनका हम जो है यहाँ पे उनके जो है उसमें 2 मिनट का मौन रखा गया था और हमारे जो है पार्टी के प्रभारी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रीतम सिंह जी, इनके दिशा निर्देश हैं कि आप और कैसे हमने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है और कैसे हमने भाजपा की जो नाकामियां हैं वो लोगों को बतानी है। इस विषय में हमने यहाँ जो है नगर और ब्लॉक कांग्रेस की बैठक रखी है, उसमें सारे भी कांग्रेसजन यहाँ पहुँचे हैं और मुझे लगता है कि हर महीने जो बैठक है और कांग्रेस पार्टी के हमारे कार्यकर्ता आगे से आगे बढ़ चढ़ के बैठक में हिस्सा लेंगे और जो है बीजेपी की नाकामियाँ, जो बीजेपी झूठ बोल बोल करके सत्ता में पहुंची है, आज किसान, गरीब मजदूर, हर वर्ग का आदमी परेशान है। तो उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरखराहट जो है वो देखी जा रही है और जहां एक तरफ कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में 70 सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय भट्ट का कहना है कि आम आदमी पार्टी काम पर विश्वास करती है और उत्तराखंड में विकास की पुकार है, इसलिए आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में भारी मतों से विजयी होगी। जहाँ तक चुनाव की तैयारी है, आम आदमी पार्टी चुनाव की तैयारी नहीं करती। आम आदमी पार्टी व्यवस्था परिवर्तन के लिए और राजनीति में बदलाव के लिए जनता के आंदोलन के बाद बनी थी और वो काम दिल्ली में किया है। उस काम को करने के बाद लगातार 3 बार मुख्यमंत्री केजरीवाल जी बने हैं। केजरीवाल मॉडल आज विश्व प्रसिद्ध हो चुका है। केजरीवाल मॉडल में जो स्कूलों में काम हुआ है, जो जनता के लिए काम हुआ है, आप 1 जनवरी से ही दिल्ली की डीटीसी बसों का किराया 5 रुपये कर दिया गया है, आधा कर दिया गया है 50%, और जो दूसरी इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं उनका किराया भी 10 रुपये कर दिया गया है। दिल्ली में लगातार जनता के लिए काम हो रहे हैं। वो बिजली पानी का तो सभी को मालूम है, लेकिन ये नया काम और कर दिया गया है। साथ ही दिल्ली में जो सरकारी स्कूल हैं उनमें जो बच्चे पढ़ते हैं उनको एक किट दी गई है जिसमें 6 महीने का राशन, उनको कच्चा राशन दे दिया गया है, क्योंकि स्कूल बंद हैं और मिड डे मील उनको नहीं मिल पा रहा था, तो 6 महीने का राशन दे दिया गया। लगातार काम कर रही है केजरीवाल सरकार। केजरीवाल जो मॉडल है वो काम के बल पे आगे आ रहा है। और जो उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड का जो मॉडल है वो पिछले 20 सालों से उत्तराखंड में जो शहीदों के सपने थे, जो माताओं के सपने थे, जो युवाओं के सपने थे, जो आंदोलनकारियों के सपने थे, वो आज तक एक भी पूरा नहीं हुआ है। पिछले 20 साल से 9 मुख्यमंत्री तो जरूर बदले हैं कांग्रेस ने, कभी इसको बनाया उसको बनाया। 20 साल में 9 जो होने तो 20 साल में 4 चाहिए, लेकिन 9 हो चुके हैं। तो यह उत्तराखंड मॉडल है। वो त्रिवेंद्र रावत मॉडल और केजरीवाल मॉडल पे बहस के लिए मनीष सिसोदिया जी 4 तारीख को आ रहे हैं। 4 तारीख को सर्वे चौक देहरादून में IRTD सर्वे चौक पे जो ऑडिटोरियम है उसमें मनीष सिसोदिया जी जो उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने सादर आमंत्रित किया है माननीय शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक जी को, जो मंत्री भी हैं उत्तराखंड सरकार में, वरिष्ठ मंत्री। और उसके बाद 6 जनवरी को दिल्ली में आमंत्रित किया है कि केजरीवाल मॉडल पे आइए, देखिए क्या क्या केजरीवाल जी ने किया है। और उम्मीद है कि मनीष। तो उत्तराखंड मौसम विभाग ने आज गढ़वाल और कुमाऊं रीजन में हल्की बारिश की संभावना जताई है और साथ ही 3000 से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है। और 4 जनवरी को भी मौसम विभाग ने विभिन्न जगहों पर रेनफॉल एक्टिविटी की संभावना जताई है। और साथ ही मौसम वैज्ञानिक की अगर हम बात करें रोहित थपलियाल की, उनके द्वारा कहा गया है कि 4 से 5 तारीख को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिलेगी और कई जगहों पर हल्की फुल्की बारिश भी होगी। और बर्फबारी के कारण कई जगहों पर रोड ब्लॉक होने की भी यहाँ संभावना बनी हुई है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से ये पूरी जानकारी दी गई है। मौसम की बात करें तो 3 तारीख को उत्तराखंड में बादल छाए रहेंगे, जबकि गढ़वाल क्षेत्र में कुछ स्थानों पे और कुमाऊं क्षेत्र में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा की संभावना है। साथ ही 3000 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की भी संभावना है। 4 तारीख से जो है रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगी, जब तो 4 तारीख को उत्तराखंड में अनेक स्थानों में और 5 तारीख को अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिलेगी। और साथ ही जो 2200 या 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पे जो है बर्फबारी भी देखने को मिलेगी।
उसके बाद 6 तारीख से जो है रेनफॉल एक्टिविटी में कमी देखी जाएगी और 6 तारीख को उत्तराखंड में कहीं कहीं बहुत मौसम की बात करें तो 3 तारीख को उत्तराखंड में बादल छाए रहेंगे, जबकि गढ़वाल क्षेत्र में कुछ स्थानों पे और कुमाऊं क्षेत्र में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा की संभावना है। साथ ही 3000 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की भी संभावना है। 4 तारीख से जो है रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगी, जब तो 4 तारीख को उत्तराखंड में अनेक स्थानों में और 5 तारीख को अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिलेगी। और साथ ही जो 2200 या 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पे जो है बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। उसके बाद 6 तारीख से जो है रेनफॉल एक्टिविटी में कमी देखी जाएगी और 6 तारीख को उत्तराखंड में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है। वार्निंग की बात करें तो 3 तारीख को उत्तराखंड के विशेषकर गढ़वाल क्षेत्र में कहीं ओलावृष्टि की संभावना है, जबकि 4 और 5 तारीख को भी उत्तराखंड में कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना है। तो ठंड का प्रकोप लगातार जारी है और हरिद्वार देहात क्षेत्र में बारिश हो जाने से पारा और गिर गया है और ऐसे में गरीब बेसहारा लोगों की मुसीबतों में और ज्यादा इजाफा हो गया है। प्रशासन की ओर से ठंड से बचाव में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, इसे लेकर JK24/7 के संवाददाता जसवीर सिंह ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर पूरी तरह से जायजा लिया है। लोगों से भी बातचीत हुई है, जरा देख लीजिए क्या कुछ कहना है। क्षेत्र में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। कल रात से बारिश हो रही है, इससे पारा और नीचे आ गया है, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। हम मौजूद हैं लक्सर में, यहाँ देख सकते हैं मेरे पीछे लोग ठंड से किस तरह कांप रहे हैं और कोई भी ऐसा इंतजाम है नहीं नजर आता जो प्रशासन ने किया हुआ है। कुछ लोग इनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम मुल्ला जी? मोहम्मद इस्तार। ठंड में बचाव की क्या स्थिति है, मतलब प्रशासन ने कोई इंतजाम किया? कुछ नहीं किया। आपका नाम क्या है? आप कहाँ से आए हैं? ठंड से। तो गाँव में कोई इंतजाम है? कुछ नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है चिन्नौजी, गाँव के सालापुर से हूँ। रुड़की के पास मेरा गाँव है, वहाँ से आया मैं और इधर जा रहा लोग क्या ठंड का। तो ठंड के लिए कोई बचाव, कितनी ठंड हो रही है? जी कोई नहीं बचाव कर रहा। वो त्रिवेंद्र रावत पढ़ाया दिल्ली में, जब जाके तो ये कह रहे हैं कि त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री जी दिल्ली में है, जनता ही कोई किसी को ध्यान नहीं है। और भी लोग यहाँ होंगे, इनसे बात करेंगे हम। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग ठंड में बचाव के लिए अपने साधन यानी कि कोई कंबल में लिपटा हुआ है, तो कहीं ना कहीं कोई अलाव का सहारा ले रहा है, अपने स्वयं के इंतजाम किए हुए हैं। आप दुकानदारों से बात करेंगे। आपका नाम क्या है जी? भाई, जिस तरह से ठंड बढ़ी है, रात को बारिश हो रही है, इसका कहीं ना कहीं कारोबार पर प्रभाव पड़ा होगा? बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा। मतलब ग्राहक कमा रहे हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, ग्राहक भी कमा रहे हैं, प्रभाव पड़ा है, इनका कहना है। तो आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके में ठंड लगातार बढ़ रही है और ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी कोई इंतजाम नहीं किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, उससे बचाव के लिए प्रशासन को कुछ ना कुछ इंतजाम करने होंगे, ताकि गरीब गुरबा जिनके पास कोई सहारा नहीं है उनके लिए अलाव की व्यवस्था की जाए, या उनके सर छुपाने के लिए रैन बसेरे आदि को साफ कराकर उसमें कहीं ना कहीं ठहरने का इंतजाम किया जाए, ताकि उनका जीवन बच सके। जसवीर सिंह JK24/7। सहकारिता, उच्च शिक्षा, दुग्ध विकास और प्रोटोकॉल राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विधानसभा स्थित सभा कक्ष में तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें श्रीनगर और थलीसैंण में संस्कृति जो कि स्वीकृति ITI भवन का कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही जो पार्वो हैं वहां पर बुगिंधार और ITI भवनों का लोकार्पण कर प्रशिक्षण शुरू करने को कहा गया। और बैठक में विभागीय अधिकारियों ने बताया कि शासन द्वारा श्रीनगर एवं थलीसैंण में स्वीकृत ITI भवनों की DPR तैयार कर ली गई है, जिसकी स्वीकृति मिलते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। और इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अंतर्गत विकासखंड मुख्यालय थलीसैंण एवं बुगिंधार और उसके साथ ही यहां पर जो ITI तैयार हुआ है भवन, उसके भवनों का शीघ्र लोकार्पण कर महीने में यानी कि मार्च महीने की यहां पर बात की जा रही है, मार्च में 2021 से पहले प्रशिक्षण कार्य यहां शुरू कर दिए जाएंगे। और बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री ने तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा पॉलिटेक्निक संस्थानों से पूर्व में हटाए गए सुविधा आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही तैनात शिक्षकों को योग्यता अनुसार पुनः सेवा में रखे जाने के निर्देश दिए। जहाँ तक NPA की बात है, तो आज मैंने बैंकों को बुलाया था और 20 शीर्ष जो संस्थाएं हैं जिनके कारण कि हमारा NPA बढ़ा है,
उनको बुलाया था और साथ में जो हमारे शुगर फैक्ट्रियों के मालिक हैं उनको बुलाया था। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे जितने बैंक हैं लगभग 30 लाख खाते हमारे बैंकों में हैं और 30 लाख खातों का टोटल जो एनपीए है वो लगभग 600 करोड़ रुपये हमारा है। और एनपीए भी कोविड काल से पुराना है। कोविड के समय का कोई भी एनपीए हम वसूल नहीं कर रहे हैं। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है, भारत सरकार की गाइडलाइन है, हमारे मुख्यमंत्री जी की भी गाइडलाइन है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 29,99,000 और 80 जो खाते उनका एनपीए मात्र जो है 250 करोड़ रुपये है और 20 खाते ऐसे हैं जिनका कि एनपीए 300 करोड़ रुपये है। तो आज मैंने टॉप 20 लोगों को बुलाया था और उनसे दो टूक बात हुई है कि वो 30 मार्च से पहले अपना एनपीए ठीक करेंगे। तो नए साल के शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने नए साल का कैलेंडर जारी किया है और विधानसभा अध्यक्ष ने उत्तराखंड की सुख समृद्धि को लेकर कहा है कि 2020 में कई समस्याएं सामने आई थी, लेकिन बाबा केदार से वो प्रार्थना करते हैं कि 2021 ज्यादा बेहतर हो और सभी लोग सुख समृद्ध रहें। कैलेंडर विमोचन के मौके पर शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक भी वहां मौजूद रहे। देखिए, नव वर्ष के उपलक्ष्य में मैं सबसे पहले आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूं। और जिस प्रकार से 2020 हम सभी ने बहुत कठिनाइयों के साथ व्यतीत किया और 2020 गया और हम सोच रहे हैं कोरोना भी जाए, इसको लेके जिस प्रकार से हम सभी लोग बहुत उस दौरान हम सब ने बहुत सी परेशानियां झेली, तो आज नए सूरज का उदय हुआ है। नव वर्ष का एक पहला दिन है। मैं सबको बहुत बधाई दे रहा हूँ। ये नव वर्ष हम सबके लिए बहुत मंगलकारी हो, सबके जीवन में सुख समृद्धि लाए और इसी नाते एक कैलेंडर नव वर्ष के उपलक्ष्य में आज उसका विमोचन हो रहा है। मैं तमाम अतिथियों का धन्यवाद कर रहा हूँ। मेरे तमाम लोग जो आशीर्वाद देने पधारे हैं उनका मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। आप सभी का धन्यवाद कर रहा हूँ और भगवान श्री से प्रार्थना कर रहा हूँ, माँ गंगे से प्रार्थना कर रहा हूँ, बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमारा ये उत्तराखंड और एक एक व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से सुखमय हो, पूरी तरह से समृद्धशाली हो। मैं भगवान श्री से प्रार्थना कर रहा हूँ। चलिए, तो अब बात कर लेंगे कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर, क्योंकि कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर राज्य के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक बड़ा बयान यहां पर देते हुए नजर आए। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि देश के अन्य राज्यों के साथ साथ उत्तराखंड में भी कांग्रेस अस्तित्व धीरे धीरे देश में खत्म अपना करती हुई नजर आ रही है। मदन कौशिक ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति अब खराब होने लगी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर 2016 के बाद लगातार गुटबाजी रही है और गुटबाजी के कारण आज कांग्रेस राज्य में अपना अस्तित्व खो रही है। देश का जो एक वातावरण है, उस देश के वातावरण में कांग्रेस लगातार कमजोर भी हो रही है और सब राज्यों में कामोवेश एक ही परिस्थिति हो रही है। तो हमारे राज्य में भी 2016 में ऐसी परिस्थिति बनी थी कि कांग्रेस की गुटबाजी जिस रूप में थी, मुझे नहीं लगता कि 16 के बाद कांग्रेस की गुटबाजी कुछ कम हुई है। इसलिए हो सकता है कि अपने विधायकों को एकजुट करने के लिए इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हों, तो मुझे ऐसा लगता है। तो विधायक हरभजन सिंह चीमा ने दावा किया है कि आगामी विधानसभा चुनावों में काशीपुर से भाजपा उम्मीदवार की यहां पर सफलता रहेगी और ये दावा विधायक की काशीपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया। यही नहीं, विधायक ने कहा कि वे 4 चुनाव लड़ चुके हैं और उनमें सफल भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि काशीपुर से उन्होंने कभी अपनी दावेदारी पेश नहीं की और पार्टी ने उनके काम को देखकर उन्हें इस विश्वास के काबिल समझा है और यहां पर टिकट दिया गया। यानी कि उनकी काबिलियत पर अगर यहां भरोसा दिखाया गया है तो जाहिर तौर पर वो उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे और पार्टी को काशीपुर की सीट जिता कर देंगे। उन्होंने कहा कि भविष्य में पार्टी जिसे भी काशीपुर से प्रत्याशी बनाएगी वे उसे कार्यकर्ता को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसके साथ मिलकर उसे सफल बनाएंगे। जब पहले 3 चुनाव में अपनी कोई दावेदारी नहीं की,
पार्टी ने मेरे काम को देख करके और इस विश्वास के साथ कि मैं सीट निकाल दूंगा, मुझे टिकट दी थी। मैं चुनाव लड़ा, कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ाया, बड़े लगन से लड़ाया। तो काशीपुर 20 साल तक आज भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है। अब आने वाला चुनाव जो है वो सरकार के ऊपर है। सरकार जिसको जिसको भी लड़ाएगी, हाँ जी, जिनको भी प्रत्याशी बनाएगी, हाँ प्रत्याशी बनाएगी, लड़ाएगी, उसी के लिए जी जान से हमारे सारे कार्यकर्ता हम सब मिल करके उसको जिता करके इस बात की गारंटी अब भी हम अपने प्रदेश सरकार को दे रहे हैं कि काशीपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी के पास ही। तो क्षेत्रीय विधायक हरभजन सिंह चीमा ने एयरपोर्ट के लिए पतनगर और कृषि विश्वविद्यालय की भूमि पर अधिग्रहण करने का कड़ा विरोध किया है। काशीपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्थानीय विधायक ने कहा कि सरकार का ये फैसला कृषकों व कृषि हित में यहां पर नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में कृषि विश्वविद्यालय की अनाज उत्पादन में वृद्धि की दिशा में अहम भूमिका निभाई जा रही है, तो ऐसे में एयरपोर्ट के लिए पंतनगर विश्वविद्यालय की भूमि नहीं ली जानी चाहिए। इसके साथ विधायक ने धान खरीद को लेकर भी सरकार की जो एजेंसियां हैं उन पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि 55,000 क्विंटल धान याक्सा के गोदामों में पहुंच चुका है, लेकिन किसानों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ। भाग्यशाली है, हमारा प्रदेश भाग्यशाली है कि हमारे प्रदेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाने की मांग थी और उसके लिए स्वीकृति हमारे प्रदेश को मिली है। बहुत अच्छी बात है। अब इसके लिए जो जगह ढूंढी जा रही है उसमें मेरे संज्ञान में आया है कि लगभग 150 एकड़ भूमि हमारी जो पंतनगर यूनिवर्सिटी है उसके एरिया से ली जाएगी। मेरा ये कहना है कि पंतनगर यूनिवर्सिटी से जगह ना ली जाए, क्योंकि पहले ही उद्योग लगाने के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र पंतनगर यूनिवर्सिटी का एक्वायर किया जा चुका है। थोड़ा स्थान बाकी है, इसमें से भी अगर कुछ स्थान ले लिया गया तो मैं ये समझता हूँ कि पंतनगर यूनिवर्सिटी की जो उपयोगिता है वो नहीं रहेगी, मात्र शिक्षा तक ही सीमित हो जाएगी। खेती के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इसका आगे बढ़ना मतलब हो नहीं पाएगा, जिससे आज हमारी 1.25 अरब की आबादी अगर खा भी रही है फिर भी बच रहा है अनाज, तो इन देश की 3 बड़ी यूनिवर्सिटियों की। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए JK24/7 न्यूज के साथ।